हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। लिमिटेशन एक्ट 1963 की इंट्रोडक्टरी क्लास है आज, तो जान लेते हैं लिमिटेशन एक्ट किस चीज के बारे में बात करता है। ये लिमिटेशन लगाता है, यानी कि एक सीमा निर्धारित करता है किसके ऊपर, किसी भी केस को फाइल करने के लिए, अपील को लगाने के लिए या फिर आगे एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए आज कोई डेट पे यानी कि 18 जनवरी 2021 को कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, जिसको कि लेकर के जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट में मुकदमा दायर करता है। तो आज शायद दायर करेगा, कल दायर करेगा, 1 साल बाद दायर करेगा, 2 साल बाद दायर करेगा, कब तक वो दायर कर सकता है आज के कॉज ऑफ एक्शन पर, उस चीज को निर्धारित करता है लिमिटेशन एक्ट। इसके साथ साथ अगर आज की डेट में कोई केस डिसाइड हुआ, जजमेंट आया, तो उसके बाद कितने टाइम पीरियड तक वो अपील लेकर के जा सकता है, जो कि सोचता है कि मेरे अगेंस्ट कुछ हुआ है, यानी कि जिसको कि जो कि अग्रीव्ड होता है उस डिसीजन से, वो कब तक कितने टाइम पीरियड तक अपील के लिए जा सकता है, वो भी लिमिटेशन एक्ट 1963 बताता है। हिस्ट्री पे चलिए तो ब्रिटिश रूल की भी बात करें तो 1862 तक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जिसको लिमिटेशन एक्ट बोला जाए। जो प्रेसिडेंसी टाउन थे, चाहे कलकत्ता, बॉम्बे हो, मद्रास हो, ये सभी, ये तीनों, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट होती थी, ये जो तीनों सुप्रीम कोर्ट होती थी, वो जो इंग्लिश जो होता था लिमिटेशन एक्ट, उसको ही एडमिनिस्ट्रेट करती थी इंडिया में। अब हम बात करें अगर जो मोफिसिल कोर्ट्स होती थी, वो दूसरे लॉज, रेगुलेशंस और एक्ट्स को जो है लिमिटेशन एक्ट की तरह जो है एप्लीकेबल करा करती थी। 1862 में पहला एक्ट आया लिमिटेशन एक्ट, उसके बाद जो एक्ट आए वो 1871 में आया, फिर 1877 में आया, फिर 1908 में आया, फिर 1908 के एक्ट को रिपील करके 1963 आया थर्ड लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर। ये जो एक्ट आया है ना, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्ट का ऑब्जेक्ट है, देखिएगा, ये किस ऐसा स्टेट्यूट है जिसका भी काम है रिपोज करना, पीस और जस्टिस एश्योर करना। इट्स मैटर ऑफ रिपोज। मैटर ऑफ रिपोज का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टेट में जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं या जो भी लगता है कि कुछ गलत हो सकता है, उस चीज को ये जो है शांत करता है। दूसरी तरफ ये शांति स्टैब्लिश करता है, शांति ऐसे स्टैब्लिश करता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी उठ करके आ जाए कि मेरा अधिकार था और फिर दूसरे व्यक्ति को परेशान करे अननेसेसरी, तो वो चीज जो है रोकने के लिए ये लिमिटेशन एक्ट बना। लेकिन इसके साथ साथ न्याय हो, भाई ऑब्वियसली बात है, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी नहीं आ सकता, लेकिन न्याय भी तो होना चाहिए। अगर वास्तव में उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए उसको टाइम पीरियड भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो जस्टिस, पीस और रिपोज करता हुआ ये स्टेट्यूट है। लिमिटेशन की बात करें कि कहां पर एप्लीकेबल होता है, देखिए लिमिटेशन एक्ट सिर्फ एप्लीकेबल होता है कोर्ट पर, यानी कि ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जो चलती है ट्राइब्यूनल्स में, या चाहे लेबर ट्राइब्यूनल्स हो, कंपनी ट्राइब्यूनल्स हो या फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल हो, वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जो प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में जाती हैं वहीं पर ही सिर्फ ये एक्ट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। अब हमें पता है दो तरीके के लॉ बनते हैं, तो सब्सटैंटिव होता है, प्रोसीजरल होता है। तो लिमिटेशन एक्ट प्रोसीजरल लॉ है, इस चीज को आप समझिएगा, लिमिटेशन एक्ट प्रोसीजरल लॉ है। और दूसरी तरफ ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबिलिटी की सिविल लॉ पे, यानी कि सीपीसी के साथ हम इसको पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि क्रिमिनल लॉ में या फिर सीआरपीसी, आईपीसी पे लिमिटेशन कुछ नहीं होती, तो इसको जानिएगा। जो ये लिमिटेशन एक्ट है, पहले इसकी स्कीम जानिए कि कितने तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। इसमें कुछ सेक्शन है 32 तक, जो लिमिटेशन एक्ट में उसमें 1 से लेके 32 तक सेक्शन है। फिर उसके बाद में स्केड्यूल दिया गया है, स्केड्यूल में आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो 137 आर्टिकल्स हैं, और उसके अंदर 137 आर्टिकल्स के अंदर जो है वो 10 पार्ट में डिवाइड किए गए, 3 डिवीजन है। पहली डिवीजन में बात की गई है सूट की, दूसरी डिवीजन में बात की गई है अपील की, और तीसरी डिवीजन में बात की गई है एप्लीकेशन की। ये हमने कहा आपको 10 पार्ट में 3 डिवीजन डिवाइड किए गए हैं, और एक ये जो स्केड्यूल है ये है। अब इसमें आर्टिकल्स में है क्या? आर्टिकल्स में लिमिटेशन बताई गई है। क्या लिमिटेशन बताई गई है? से फॉर इंस्टेंस अगर मॉर्गेज की प्रॉपर्टी का कोई अगर केस आता है तो उसका जो सूट है कब तक फाइल हो सकता है, या फिर अगर अपील में जाएंगे तो उसकी अपील कब तक हो सकती है। और इसके साथ साथ यही बताया गया है कि वो जो केस है वो कब इंस्टीट्यूट होगा। तो केस जब इंस्टीट्यूट करने की बात करते हैं तो केस जनरली माना जाएगा कि वो नोटिस जब गया, सम्मन जब इश्यू हुआ तब गया। लेकिन बेसिकली क्या है, कहीं पर ये चीज भी मानी गई है कि जब कॉज ऑफ
ऑफ एक्शन अराइज होता है उसी वक्त जो होता है केस जो है वो फाइल जब होता है उसी वक्त जो है केस जो होता है वो मान लिया जाता है कि स्टार्ट हो गया। तो उसमें जो आर्टिकल्स है उसमें ये भी बताया गया है कि केस कब इंस्टीट्यूट हुआ, उसकी डेट कैसे मानी जाएगी, और जो अपील करने की डेट कब तक है, मतलब टाइम पीरियड कितना है, केस फाइल करने का टाइम पीरियड कितना है, एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम पीरियड कितना है, वो सब बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है? हमारे स्केड्यूल में, हमारे आर्टिकल्स में। अब हमने बात करनी थी कि क्रिमिनल लॉ पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। जो हमारे पास लिमिटेशन एक्ट 1963 में आर्टिकल दिए गए हैं उसमें कुछ आर्टिकल हैं 114, 115, 131 और 132, ये एक्सेप्शन के तौर पे काम करते हैं। एक्सेप्शन किस चीज का? कि क्रिमिनल लॉ पर जो लिमिटेशन एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जहां पर लिमिटेशन के बारे में बताया गया है क्रिमिनल लॉ के बारे में। इसके अलावा अगर सीआरपीसी, आईपीसी में कुछ लिमिटेशन पहले से ही दे दी गई है कि जो इतने टाइम पीरियड तक केस फाइल हो सकता है, उसके बाद नहीं, दैट इज अनदर थिंग। अदरवाइज क्रिमिनल लॉ पर जो लिमिटेशन एक्ट होगा वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिट के थ्रू जाया जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए आर्टिकल 32, चाहे हाई कोर्ट में जाए। अब दोनों ही कंडीशंस में कह रहे हैं ये जो परव्यू है जो लिमिटेशन एक्ट वो कवर नहीं करता है, मतलब लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल्स है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो लिमिटेशन एक्ट के परव्यू में नहीं आते हैं, ये बात हमें समझनी है। लेकिन जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है उसका आर्टिकल 133 है, ठीक है, उसमें बताया गया स्पेशल लीव जो जाती है, स्पेशल लीव के लिए एप्लीकेशन जब जाएगी तो उसके लिए बोल रहे हैं कि वहां पर टाइम पीरियड है 90 डेज का लिमिटेशन दी हुई है, तो बस वो एक्सेप्शन है। बाकी रिट के मामले की अगर हम बात करें तो वहां पर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको समझ में आ गया? किसी ट्राइब्यूनल पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्रिमिनल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्शन है जो अपने 133 आर्टिकल किसका? लिमिटेशन एक्ट का, ध्यान रखिएगा, जो पढ़ा वो 90 डेज का लिमिटेशन प्रोवाइड कर रहा है स्पेशल लीव पेटिशन के लिए। इसके अलावा जो सीआरपीसी है या आईपीसी है वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होता, ये कुछ बस एक्सेप्शन है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। इसकी स्कीम क्या है? 32 सेक्शन है, 137 आर्टिकल है, 10 पार्ट में डिवाइड किया गया 3 डिवीजन के साथ में। तो ये हमारा स्कीम ऑफ द एक्ट हो गया। अब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है लैंग्वेज से तो उसको वैसे एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। कहीं पर लैंग्वेज अगर वेग होती है, अनक्लियर होती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कह रहे हैं कि अगर कोई रेमेडी किसी को दी जाती है, इस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि रेमेडी मिल रही है तो वो देनी चाहिए, और इस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है कि वो रेमेडी बार हो रही है तो वो नहीं देना चाहिए। मतलब अगर एक तथ्य है उससे ये मतलब भी निकलता है कि रेमेडी मिलनी चाहिए और दूसरा तथ्य निकलता है कि बार होती है, तो हम क्या निकालेंगे कि रेमेडी मिलनी चाहिए, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का, चाहे फायदा हो या ना हो, तो यार रेमेडी मिलनी चाहिए। अगर ये भी निकलता है, मतलब ये निकलता है कि बार है नहीं मिलनी चाहिए, तो हम क्या मतलब निकालेंगे? दोनों में से कोई भी मतलब वहां इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो इंटरप्रेट क्या किया जाएगा? रेमेडी मिलनी चाहिए, मतलब बेनिफिट माना जाएगा, नुकसान नहीं। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया, हमारा ये स्कीम हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? हमने पढ़ लिया स्टैट्यूट ऑफ रिपोज, पीस और जस्टिस के लिए है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने जा रही हूँ, 2 मैगजीन है, इस मैगजीन के ऊपर लिमिटेशन एक्ट जो है बहुत ध्यान से पढ़ेगा, बेस है। पहला है इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फिनिस लेटियम, यानी कि ये स्टेट के, रिपब्लिके मतलब रिपब्लिक, स्टेट के हित में है कि कहीं ना कहीं लिटिगेशन का एंड होना जरूरी है। क्या मतलब हुआ इसका अभी बताते हैं। फिर दूसरी तरफ है विजिलेंटिवस नॉन डोरमेंटिवस जुरा सबवेंटिनट, यानी कि स्टेट जो होता है उसी के जो कानून होता है उसी के अधिकारों का रक्षा करता है जो कि खुद अपने अधिकारों के प्रति सचेत होता है, यानी जो जागता होता है ना कि मेरे अधिकार है, उसी के अधिकारों की रक्षा होगी। जो खुद सो रहा है तो उसके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। अब इन दोनों चीजों का क्या मतलब है? पहली बात तो देखिए कि अगर आज कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है, बंदा आता है 10 साल बाद केस लेके, तो क्या होने वाला है? जो 10 साल बाद जो केस होंगे पहले उन्हें निपटाया जाएगा पुराने वाले को, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये हित में है किसके? स्टेट के, कि जो लिटिगेशन है, जो मुकदमे हैं उनका एंड होना चाहिए। तो इसलिए कितने टाइम बाद भी उठा करके ले आइए मुकदमा, वो नहीं चलना चाहिए। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर 10 साल बाद आपको रियलाइज होता है, मतलब एक व्यक्ति होता है 10 साल बाद रियलाइज होता है, अच्छा मेरे साथ तो ये हुआ था, चलो मुकदमा डाल देता हूँ, तो जो व्यक्ति खुद 10 साल तक सोता रहा, नहीं लेकर के आया, उसके हितों की रक्षा कानून करेगा, वो कैसे एक्सपेक्ट करता है? मतलब हमें अपने आप के हितों की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए खुद जागरूक होना जरूरी है, ऐसा लिमिटेशन एक्ट बोलता है। इन्हीं 2 मैगजीन के ऊपर लिमिटेशन एक्ट बेस्ड है। अगर ऐसा नहीं होता, लिमिटेशन एक्ट नहीं लगाया जाता, इन्फोर्स नहीं किया जाता, तो क्या होता?
देखिए तो क्या होता, पहली बात तो ये होगी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी उठ करके आ जाएगा। दूसरा, जो डिफेंडेंट होगा उसका बहुत नुकसान हो सकता है, मतलब न्याय जो जस्टिस हमें इंश्योर करना है उसकी बजाय हो सकता है इनजस्टिस हो जाए, क्रुएलिटी हो जाए। वो कैसे हो सकती है? वो इस तरह से हो सकती है कि भाई डिफेंडेंट जो था इतने लंबे टाइम तक उसने वो सारे डिफेंस जो अपने लिए वो यूज कर सकता था वो हो सकता है संभाल के ना रखे हो, कि अब तक इतना लंबा टाइम हो गया प्लेंटिफ नहीं आएगा, तो उस केस में फिर वो क्या लेके आएगा जब उसके पास डिफेंस ही नहीं है अपना, तो ठीक है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इस तरह से तो कभी केस एंड ही नहीं होंगे, कि कोई भी व्यक्ति जब मन करे आ सकता है, और वहां पर व्यक्ति का जो मोटिव हो सकता है ना दूसरे व्यक्ति को परेशान करने का भी हो सकता है। कैसे? बहुत ही छोटा सा मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा हजम कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों एट पार है, मतलब फाइनेंशियली दोनों एक साथ एक पोजीशन पर ही हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है एक व्यक्ति जो होता है वो काफी रिच हो जाता है, तो दोनों के बीच में 10 साल पहले कभी कोई झगड़ा हुआ होता है जब वो दोनों एक पार पे थे, मतलब दोनों फाइनेंशियली सेम लेवल पे थे। अब जो पहले वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है कि अरे इतना रिच होगा, चलो मैं इससे इस पे केस फाइल करके, ऐसे ऐसे मेरे साथ इसने कुछ गलत किया था फाइल करके, और मैं इसकी से जो है पैसा हटला लेता हूँ। तो वो जो इंटेंशन है वो गलत है, तो ऐसे इंटेंशन की रक्षा करने का दायित्व कानून का नहीं है ना। तो बोल रहे हैं कि जो लॉफुली आ रहा है, जो अपने हितों की रक्षा के लिए आ रहा है, नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए आ रहा है दूसरे का, तो उसके लिए तो हमने क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ला सकते हैं, बट जो खुद ही नहीं रियलाइज कर रहा उसके लिए नहीं। तो लिमिटेशन इसीलिए लगा रहे हैं कि आप अपने हितों की रक्षा करने के लिए जागरूक बनिए कि हमारे हित है, तो मुकदमा हम तब तक ला सकते हैं। तो ये लिमिटेशन एक्ट के ये ऑब्जेक्ट हो गए। फिर आता है क्या लिमिटेशन एक्ट एक्सॉस्टिव है, कंप्लीट है। देखिए जो ऑब्जेक्ट रहा लिमिटेशन एक्ट का वो था क्या करना, अमेंड करना था, कंसोलिडेट करना था लॉ को रिलेटेड टू लिमिटेशन। तो यानी कि जितने भी अभी तक के एक्ट बने थे उन सबको कंसोलिडेट और अमेंड करने का काम इस एक्ट ने किया 1963 ने। तो जो ये एक्ट है वो एक्सॉस्टिव है, कंप्लीट है कुल में। और कहीं पर ऐसा होता है कि ये जो एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, या फिर जो हम बात करें जो जो चीजें इसके अंदर दिखाई दी गई है लिमिटेशन एक्ट में, जो जो लिखा हुआ है वहां पर तो एप्लीकेबल हो जाएगा एक्ट, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जहां पर जो कि लिमिटेशन एक्ट में जिसके बारे में नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन जो चीजें लिखी हुई है वहां लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, और जो नहीं लिखा हुआ, जहां जो चीजें लिमिटेशन एक्ट में नहीं बताई गई है वहां इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं एक्सॉस्टिव तो है बट इसकी एप्लीकेबिलिटी उन्हीं चीजों पर है जो कि लिमिटेशन एक्ट में बताई गई है। क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ नहीं है, इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन रखता है। फिर लास्ट देखिए लिमिटेशन बार रेमेडी बट नो डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री के एग्जाम्स में ये आ जाता है कि इसका मतलब नहीं पूछेंगे, प्री है लेकिन कुछ और बात बताने वाली हूँ मैं, देखिएगा क्या लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट नोट राइट, इस चीज को समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से उधार लिया, ठीक है, अब उधार लेने का लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल में जाता है स्केड्यूल में कि इतने टाइम तक मुकदमा हो सकता है, टाइम पीरियड चला गया मुकदमा नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो देनदार था वो खुद आके टाइम पीरियड के बाद व्यक्ति को उधारी वापस कर देता है, तो फिर क्या होगा, तो वो क्या उसका अधिकार है लेने का? बिल्कुल है। उसका अधिकार खत्म नहीं हुआ है, उसकी रेमेडी खत्म हुई है। मतलब वो अगर 10 साल बाद अपने अधिकार के लिए लड़ने जाता है तो वो मतलब उधारी लेने जाता है, तो वो अगर लिमिटेशन एक्ट परमिशन उसको नहीं दे रहा तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर 10 साल बाद 11वें साल में आकर के जो उसका मतलब जिसने उधार लिया था देनदार है, वो जो है खुद आकर के उसको दे देता है पैसे, उसके अधिकार मानते हुए कि भाई इसने मैंने इससे उधार लिया था, मैं इसको पैसे चुकाया हूँ, तो वो बिल्कुल लेगा। और बाद में उसको ये रियलाइज हुए जिसने उधार दिया है तो कि भाई मैंने तो गलत दे दिया, वो तो मेरे खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता था, अब वापस लेने आए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका अधिकार तो था, अधिकार खत्म नहीं हुआ था, रेमेडी खत्म हुई थी। इस तरीके से अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से उधार लिया है, कई तरीके का उधार लिया और लंबे टाइम तक लेता रहा, वो कुछ जो उधार था वो अब टाइम बाउंड हो गया, टाइम बार्ड हो गया, मतलब उनके लिए वो केस लेके नहीं जा सकता। जैसे ए और बी दो व्यक्ति रहे, ठीक है, ए व्यक्ति से कुछ लंबे टाइम तक उधार लेता रहा, एक पहले साल में ये लिए, दूसरे साल में इतने, तीसरे साल में इतने लेता रहा, तो क्या हुआ जो इतना जो पैसा था वो क्या हुआ, टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का मतलब इसके लिए ये व्यक्ति इसके पास केस लेके नहीं आ सकता, इसके खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकता, टाइम पीरियड गया उसका, लिमिटेशन गई उसकी जो इम्पोज की गई थी कि आप तब तक केस ला सकते हैं, वो नहीं लेके आया। अभी जो क्या हुआ, इसने क्या किया, पैसा चुकाने की बारी आई तो इसने उसको कुछ पैसा चुका दिया, ठीक है। अब जो पैसा चुकाया इसने क्या किया, जो ये वाला पैसा था ना इसके खिलाफ जो है एडजस्ट कर लिया, मतलब उसने सोचा कि हाँ मैं ये वाला अपना अकाउंट से निकाल देता हूँ कि ये वाला पैसा
कोर्ट भी नहीं लेके जा सकता था, बट उसके बाद जो खाते थे उसने वहां से जस्ट कर लिया और वो वाले पैसे काट लिए। अब ये वाला बचा हुआ है तो इसने नहीं पे किया, तो अगर इसका टाइम बार्ड नहीं है, ये टाइम बार्ड अभी नहीं है, इसका टाइम रहता है, तो वो इसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है और ये जो है इसको देना होगा। मतलब अगर पहले वाले केस भी, पहले वाला कुछ रहा है उसके पास अमाउंट और वो उसको एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसका अधिकार खत्म नहीं हुआ, रेमेडी ही खत्म हुई, वो केस फाइल करने नहीं जा रहा, उसने तो आपने पैसे दिए, आपने बताया नहीं किस लिए दे रहा हूँ, उसने पहले वाले के लिए एडजस्ट कर लिए, तो वो उसका अधिकार था, उसको मिल गए। अब ये वाला बच रहा है और इसके खिलाफ वो केस के लिए भी जा सकता है, तो वो केस भी फाइल कर सकता है, वो देने पड़ेंगे इनको। ये वाली बात है कि रेमेडी बार जरूर होती है मगर राइट खत्म नहीं होता है। अगर व्यक्ति को जो रेमेडी के थ्रू पे वो केस लेके नहीं जा सकता, सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, मगर किसी और तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लीन के थ्रू से, किसी और तरीके से अगर उसके अधिकार मिल रहे हैं तो वो मिल जाने चाहिए, ऐसा लिमिटेशन एक्ट बोलता है। फिर नॉट डिफेंस। अब डिफेंस में ये चीज नहीं एप्लीकेबल होती। ये चीज मतलब कि लिमिटेशन जो होती है वो डिफेंस में नहीं लगती है। मतलब एक व्यक्ति जो होता है जिसको, जो कि डिफेंस में आएगा, मतलब डिफेंडेंट है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं कि वो कब अपनी डिफेंस लेकर के आए। ये भी बात हमें देखनी है। लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट नॉट डिफेंस। लिमिटेशन रेमेडी को तो बार करता है लेकिन डिफेंस को बार नहीं करता। डिफेंस व्यक्ति कभी भी ला सकता है अपना प्रिपेयर करके। केस फाइल होने के बाद इसकी कोई लिमिटेशन है कि इतने लंबे टाइम तक ही आपको लेके आना है अपने डिफेंस, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी व्यक्ति ला सकता है अपना डिफेंस, ऐसा बोला गया है। लिमिटेशन बार रेमेडी बट नो डिफेंस। अब अगर एक लास्ट बात हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है तो वो क्या है, लिमिटेशन के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं तो प्ली ऑफ लिमिटेशन जो है वो ड्यूटी ऑफ कोर्ट है ना। प्ली ऑफ लिमिटेशन क्या है? प्ली ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये है कि सेक्शन जो 3 है लिमिटेशन एक्ट का, हालांकि हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कि क्या सेक्शन 3 कहता है, लेकिन फिर भी आज की क्लास के इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 3 ये कहता है कि लिमिटेशन की अगर जो है वहां पर जो है लिमिटेशन की हम बात करें, बात एप्लीकेबल होती है, ये लिमिटेशन इम्पोज होती है केस में, तो उस चीज को कंसीडर करना ये ड्यूटी है कोर्ट की। से फॉर इंस्टेंस अगर एक व्यक्ति 3 साल बाद केस लाता है जबकि जो लिमिटेशन थी वो 3 साल तक की थी, तो ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा। तो प्ली ऑफ लिमिटेशन इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। लिमिटेशन लेना, लिमिटेशन को ध्यान रखना, ये कोर्ट की ड्यूटी है, ऐसा सेक्शन 3 बोलता है और ऐसा हमें इंट्रोडक्टरी क्लास के थ्रू भी जानना जरूरी था। तो आज हमें समझ में आ गया कि लिमिटेशन एक्ट प्रोसीजरल लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिव है, क्रिमिनल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता, सर्टेन एक्सेप्शन के साथ में बात को पढ़नी है, और कॉन्स्टिट्यूशन पे भी एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ स्पेशल लीव पिटीशन को छोड़ करके। इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रोटेक्ट करना है राइट्स को उनके लिए जो कि जागरूक है अपने अधिकारों के लिए, और जो इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमें जो है किसी के अधिकारों को छीनना नहीं है बल्कि पीस शांति इंश्योर करना है। जो लिमिटेशन एक्ट है वो क्या करता है, वो अमेंड करता है और कंसोलिडेट करता है लॉज को, तो इसी रिलेटेड टू लिमिटेशन, इसीलिए एक एक्सॉस्टिव एक्ट है, ये भी हमने पढ़ लिया। और ये सिविल लॉ के ऊपर एप्लीकेबल होता है और कोर्ट्स में ही एप्लीकेबल होता है। जहां पर प्रोसीडिंग्स कोर्ट में जा सकती हैं वहीं पर ये एप्लीकेबल होता है, जहां कोर्ट में नहीं जा सकती, ट्राइब्यूनल्स में जाती है, वहां पर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास के लिए बने रहिएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी और कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया तो क्षमा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।